इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी के सेक्शन 55 से लेकर 59 तक के प्रोविजंस के बारे में। इसके पहले हमने सेक्शन 54 तक के प्रोविजंस कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक रहेगी सीपीसी की प्लेलिस्ट की, जहाँ पर आप जाके सारे लेक्चर कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें कि जो सेक्शन 55 से लेकर सेक्शन 59 तक है वो किससे रिलेटेड है। अरेस्ट एंड डिटेंशन अर्थात गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है ये प्रावधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 55 है वो किसके बारे में है, गिरफ्तारी और निरोध। अर्थात जिसका फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि निर्णीत डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकेगा और शीघ्र न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। अर्थात जो निर्णीत है, मान लीजिए जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी वो कुछ बाधा कर रहा है, ठीक है ना, बाधा डाल रहा है उसके निष्पादन में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो निर्णीत है उसको किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है और शीघ्र क्या किया जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में लाया जाएगा और वह उस जिले के सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाएगा जिसमें निरोध का आदेश देने वाला न्यायालय स्थित है। अब मान लीजिए उसको गिरफ्तार करके लाया तो गया, लेकिन रखेंगे कहाँ उसको, उस जिले के सिविल कारागार में रखेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर वह न्यायालय स्थित है। कौन सा न्यायालय, जिसने ऐसा आदेश दिया था। और मान लीजिए यदि वहाँ पर ऐसा सिविल कारागार नहीं है, उसकी सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर कहाँ रखा जाएगा, वहाँ किसी ऐसे स्थान में जिसे राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों के निरोध के लिए नियुक्त करे, वहाँ पर उस व्यक्ति को रखा जाएगा गिरफ्तारी के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो निर्णीत है डिक्री के निष्पादन में किसी भी समय किसी भी दिन उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और यथाशीघ्र न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और सिविल कारागार में बंद कर दिया जाएगा। और सिविल कारागार कहाँ का होगा, उस जिले का होगा जहाँ पर वह न्यायालय उपस्थित है, आदेश करने वाला न्यायालय। और जहाँ पर ऐसा न्यायालय उपस्थित नहीं है, ठीक है ना, ऐसा न्यायालय है ही नहीं, उसकी सुविधा ही नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे स्थान पर उसको रखा जाएगा जहाँ पर राज्य सरकार नियत करे। उसके बाद इसमें कुछ परंतुक हैं सेक्शन 55 में। तो पहला परंतुक क्या है कि इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने के लिए किसी भी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए निर्णीत क्या है कि कहीं पर है, ठीक है ना, किसी निवास गृह में कहीं पर है, तो वहाँ पर क्या किया नहीं किया जाएगा, सूर्यास्त के बाद, अर्थात जब शाम टाइम क्या होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है और सूर्योदय के पहले तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसके अंतर्गत, सेक्शन 55 के अंतर्गत। तो यहाँ पर फर्स्ट परंतु हो गया कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व उसे निर्णीत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा किसी भी निवास गृह में। उसके बाद है द्वितीयक परंतु। सेकंड परंतु क्या है कि निवास गृह का बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा। अर्थात जिस निवास गृह में निर्णय छिपा हुआ है, तो वहाँ पर उसका जो बाहरी द्वार है, ठीक है ना, बाहरी दरवाजा है, तब तक नहीं खोला जाएगा तोड़कर। कब तक, जब तक कि निवास गृह निर्णय के अधिभोग में ना हो। यदि मान लीजिए निर्णय का गृह है वह, ठीक है, निवास गृह है, लेकिन वहाँ पर निर्णय है ही नहीं, तो वहाँ पर तब उसका जो निवास गृह का बाहरी द्वार है वो तोड़ा नहीं जाएगा। किंतु जबकि गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ने किसी निवास गृह में सम्यक रूप से प्रवेश कर लिया है, ठीक है ना, तो वहाँ पर यदि मान लीजिए किसी अधिकारी ने उसको गिरफ्तार करने के लिए उस घर के अंदर प्रवेश तो कर गया, ठीक है ना, सम्यक रूप से, तब वह किसी ऐसे कमरे का द्वार तोड़ सकेगा जिसके बारे में उसे विश्वास करने का कारण है। अब यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दिया क्या, कि विश्वास करने का कारण होना चाहिए तभी वह द्वार को तोड़ेगा, ठीक है ना। यदि उसको विश्वास करने का कारण नहीं है कि उसमें निर्णय है या नहीं, तो वहाँ पर क्या करेगा, उस द्वार को तोड़ेगा नहीं। यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि यदि उसको विश्वास करने का कारण है उस अधिकारी को, गिरफ्तार करने वाले को, कि निर्णय वहाँ पर है, तभी उस द्वार को तोड़ेगा। उसके बाद है तृतीयक परंतु। थर्ड प्रोवाइजो क्या है, यदि कमरा स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है। यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा कमरा है जो किसी ऐसी स्त्री के अधिभोग में है जो निर्णय का नहीं है, अर्थात वो उस जो जजमेंट डेटा था जिसके अगेंस्ट में डिक्री पारित की गई थी उसका कमरा नहीं है, किसी ऐसी स्त्री का है जो देश की रूढ़ियों के अनुसार
लोगों के सामने नहीं आती है तो वहाँ पर गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अर्थात जो गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है जो अधिकारी, उसको क्या करेगा, उस स्त्री को हट जाने के लिए सूचना देगा और वहाँ पर उसको हट जाने के लिए युक्त समय भी देगा कि हाँ वहाँ से क्या करें, इतने समय के अंदर हट जाएं। उसके बाद ये सारी सुविधाएं देने के बाद क्या करेगा, गिरफ्तारी करने के प्रयोजन से कमरे में प्रवेश करेगा, अदरवाइज उस स्त्री के कमरे में नहीं जाएगा वह अधिकारी। कौन सा, जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी है। उसके बाद है फोर्थ परंतु, जहाँ वह डिक्री जिसके निष्पादन में अर्थात वह डिक्री जिसके निष्पादन में निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया गया है और धन के संदाय के लिए है डिक्री, ठीक है ना, अर्थात जिस निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया जाना है वो ऐसी डिक्री के लिए है जो डिक्री कैसी है, धन के संदाय करने के लिए है अर्थात पैसे देने के लिए है। तो वहाँ पर निर्णीत ऋणी यदि डिक्री के रकम और गिरफ्तारी का खर्चा, अर्थात गिरफ्तारी में भी कुछ खर्चे आते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर यदि गिरफ्तारी का खर्चा और डिक्री का रकम उस अधिकारी को दे देता है वो निर्णीत ऋणी, तो जिसने उसे गिरफ्तार किया है वह उसे छोड़ देगा तुरंत, ठीक है ना। तो गिरफ्तार मान लीजिए कर तो लिया, लेकिन उसने यदि जो डिक्री कैसी थी, धन के संदाय के लिए थी और उसने क्या क्या दिया, धन दे दिया, रकम दे दी, गिरफ्तारी का खर्चा भी दे दिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस अधिकारी के द्वारा उसको छोड़ दिया जाएगा तुरंत। यह है आपका फर्स्ट क्लॉज। उसके बाद है सेकंड क्लॉज, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी से लोगों को खतरा है या असुविधा पैदा हो सकती है, द डिक्री के निष्पादन में ऐसी प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया के अनुसार जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, गिरफ्तारी किए जाने के अधीन दायित्व के अधीन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए राज्य सरकार ने किसी ऐसे अपराधी के लिए ऐसे घोषणा की है कि यदि उसकी गिरफ्तारी की जाती है तो उससे लोगों को खतरा होगा, लोगों को असुविधा होगी, तो वहाँ पर क्या करेगा, डिक्री के निष्पादन में जो ऐसी प्रक्रिया निर्धारित की गई है उससे भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन सी प्रक्रिया, जो राज्य सरकार द्वारा क्या किया जाए, विहित की जाए उसकी गिरफ्तारी करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है थर्ड पॉइंट कि जहां निर्णीत ऋणी धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करके लाया जाता है, वहां न्यायालय उसे यह बताएगा कि वह दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि निर्णीत ऋणी को न्यायालय के समक्ष लाया गया और वह उससे न्यायालय क्या कहेगा, यदि आप पैसे नहीं दे सकते हैं, रकम नहीं लौटा सकते हैं, तो क्या करें, आप एक आवेदन करें कि मुझे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसा न्यायालय उसको बताएगा। यदि उसने आवेदन की विषय वस्तु के संबंध में कोई असद्भावपूर्ण कार्य नहीं किया है और यदि वह दिवाला विधि के उपबंधों का अनुपालन करता है तो उसे अनुमोचित किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि मान लें न्यायालय ने बताया कि आप दिवालिया घोषित हो जाओ, ठीक है ना, आवेदन कर दीजिए इसके लिए, तो वहाँ पर यदि वह दिवाला अधिनियम जो बनाया गया है, दिवाला विधि है, उसके उपबंधों को पालन करता है तो वहाँ पर उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा अर्थात छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया फोर्थ पॉइंट में कि यदि निर्णीत ऋणी ने अपने आप को दिवालिया घोषित करने का आशय प्रकट किया है, ठीक है ना, उसने ऐसा बताया कि हाँ मुझे दिवालिया घोषित किया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे 1 महीने के भीतर उसे ऐसा आवेदन देना होगा और आवेदन संबंधी या डिक्री संबंधी जिसके निष्पादन में गिरफ्तार किया गया था किसी कार्यवाही में बुलाए जाने पर न्यायालय उपसंजात होगा, ठीक है ना। यदि मान लें 1 महीने के भीतर क्या करता है, दिवाला अधिनियम के लिए आवेदन तो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, जब जब न्यायालय उसे बुलाएगा कोर्ट में, उसको क्या होना होगा, वहाँ पे उपसंजात अर्थात वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा। अगर यदि वह ऐसा करने पर असफल रहता है तो उसे सिविल कारागार में डाल दिया जाएगा अर्थात सिविल कारागार में सुपुर्द करने का आदेश कर सकेगा न्यायालय। अर्थात यदि दिवाला अधिनियम के अंतर्गत उसने आवेदन तो कर दिया, लेकिन जब जब न्यायालय बुलाएगा उसे उपस्थित होने के लिए तब तक उसे आना होगा, अदरवाइज न्यायालय ऐसा आदेश देगा कि उसे सिविल न्यायालय में सुपुर्द किया जाए, बंद कर दिया जाए। उसके बाद है सेक्शन 56 जो है बात करता है आपके धन के डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। अर्थात ये डिक्री कैसी है, धन देने के लिए है, रकम लौटाने के लिए है, ठीक है ना। डिक्री के निष्पादन में क्या किया जाएगा, इससे डिक्री के निष्पादन में जो स्त्रियां हैं उनको गिरफ्तारी से छूट है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया आपका इस भाग में किसी बात के होते हुए न्यायालय धन के संदाय के डिक्री अर्थात डिक्री कैसी है, धन के संदाय के लिए है, तो वहाँ पर निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा,
ठीक है ना। तो यहाँ पर यह डिक्री कैसी है, धन के संदाय के लिए है और स्त्री के उसमें है, तो स्त्री के लिए है, तो वहाँ पर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सिविल कारागार में तो बिल्कुल भी डाला नहीं जाएगा। जब गिरफ्तार ही नहीं किया जाएगा तो कारागार में क्या डाला जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऐसा आदेश न्यायालय नहीं दे सकता है। यहाँ पर जो स्त्रियां हैं उनको छूट है, किसमें, सिर्फ धन संदाय के डिक्री के बारे में है, बाकी अदर डिक्री में नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 57 जीवन निर्वाह भत्ता। राज्य सरकार निर्णीत ऋणी के लिए संदेह मासिक भत्तों के मापमान उनकी पंक्ति, मूलवंश और राष्ट्रीयता के अनुसार श्रेणीबद्ध करके नियत कर सकेगी। मान लीजिए जो निर्णीत ऋणी है उन्होंने दिवालिया घोषित कर लिया, ठीक है ना, तो उसके मासिक भत्तों के लिए, खाने पीने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उसके जो मासिक भत्ते हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो कास्ट है, रैंक है, मूल वंश है, उनकी राष्ट्रीयता है, उनके अनुसार क्या किया जाएगा, श्रेणीबद्ध करके नियत किया जाएगा कि हाँ उनको हर महीने इतना जीवन निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। उसके बाद है सेक्शन 58। सेक्शन 55 हमने पढ़ा था, उसी के साथ क्या पढ़ना है आपको, सेक्शन 58। सेक्शन 55 में है गिरफ्तारी, ठीक है ना, गिरफ्तारी और निरोध। अब यहाँ पे क्या है कि निरोध और छोड़ा जाना, अब कितने समय के लिए निरोध किया जाएगा, ठीक है ना, कितने समय के लिए यहाँ पे बंद किया जाएगा, ये बताया गया आपका सेक्शन 58 में। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरुद्ध हर व्यक्ति यदि डिक्री 5,000 रुपये से अधिक की धनराशि का संदाय करने के लिए है तो 3 माह तक का कारावास हो सकता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो धन के संदाय के लिए डिक्री थी वो कितनी है, 5,000 रुपये से अधिक की धनराशि के लिए है, तो वहाँ पर अधिकतम 3 माह तक का कारावास दिया जा सकता है। और कारावास कैसा होगा, सिविल कारावास होगा। उसके बाद है सेकंड पॉइंट कि यदि डिक्री 2,000 से अधिक लेकिन 5,000 से कम है। फर्स्ट में क्या था कि 5,000 से अधिक था तो वहाँ 3 माह तक के कारावास, लेकिन यहाँ पे क्या है 2,000 रुपये से अधिक की राशि का और 5,000 से कम के लिए है, तो वहाँ पर 6 सप्ताह तक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कितना है, 6 सप्ताह तक के लिए उसको निरुद्ध किया जा सकता है सिविल कारागार में। और साथ ही साथ हमको क्या पढ़ना है, जो हमारा इसमें सब सेक्शन 1 का है, ठीक है ना, 1A, तो यहाँ पे बताया गया कि डिक्री 2,000 रुपये से भी कम की है, तो ऊपर कितना था 2,000 से अधिक लेकिन 5,000 से कम। अब यहाँ पे क्या है कि 2,000 से अधिक मतलब 2,000 से कम की धन संदाय के लिए है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कारावास नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर 3 प्रकार के दंड बता दिए गए, कौन कौन से, 5,000 से अधिक के धनराशि के लिए डिक्री है तो वहाँ पर 3 माह तक का कारावास, 2,000 से अधिक लेकिन 5,000 से कम की डिक्री है, ठीक है ना, धन के संदाय के लिए है, तो वहाँ पर 6 सप्ताह तक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, कारागार बंद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि 2,000 से कम का है तो वहाँ पर धन संदाय के लिए है, ठीक है ना, 2,000 रुपये कम के धन संदाय के लिए डिक्री है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कारावास नहीं किया दिया जाएगा। परंतु अब यहाँ पे भी कुछ परंतु बताए गए हैं कि वह ऐसे निरोध में से निम्न अवस्थाओं में निरोध के अवसान से पूर्व ही छोड़ दिया जाएगा। अर्थात जब जैसे मान लीजिए किसी निर्णीत ऋणी को 3 माह तक का कारावास दिया गया है, ठीक है ना, तो उससे पहले भी छोड़ा जा सकता है, 3 माह से पहले भी छोड़ा जा सकता है। किन परिस्थितियों में वो हम देखते हैं आप, कि उसके निरोध के वारंट में वर्णित रकम का सिविल कारागार के भारसाधक अधिकारी को संदाय कर दिए जाने पर, अर्थात जो सिविल कारागार का भारसाधक अधिकारी है उसको ऐसे रकम संदाय कर दिया जाता है, ऐसे रकम दे दिया जाता है, ठीक है ना, निर्णीत ऋणी को, निर्णीत ऋणी के द्वारा, किसको, भारसाधक अधिकारी को कारागार के, तो वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि उसके विरुद्ध डिक्री के अन्यथा पूर्ण तुष्ट हो जाने पर, अर्थात जब उसके जो डिक्री में वर्णित रकम थी या फिर जो भी था यदि पूरी तरह से तुष्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया जाएगा। तुष्ट का मतलब क्या होता है कि उसका निष्पादन हो चुका है। उसके बाद है थर्ड, जिस व्यक्ति के आवेदन पर वह ऐसे निरुद्ध किया गया था उसके अनुरोध पर, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति था निर्णीत ऋणी और बी नाम का व्यक्ति था डिक्रीदार। अब इसने आवेदन किया कि इसको छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर जो डिक्रीदार था उसके आवेदन पर क्या किया जाएगा, निर्णीत ऋणी को अवसान के पश्चात ही छोड़ दिया जाएगा। अर्थात जो निरोध की अवसान समय था, ठीक है ना, समाप्त होने का समय था, तो उसके पहले भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो अनुरोध है वो किसका होना चाहिए, डिक्रीदार के, अर्थात जिसके आवेदन पर उसे निरुद्ध किया गया था। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, जिस व्यक्ति के आवेदन पर उसे निरुद्ध किया गया था उसके द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता का संदाय करने के लिए लोप किए जाने पर, अर्थात जो जीवन निर्वाह भत्ता था
वो किसके द्वारा दिया जाना है? डिक्रीदार के। यदि डिक्रीदार इसे संदाय करने में क्या करता है? लोप करता है, अर्थात उसको जीवन निर्वाह भत्ता नहीं देता है, तो वहाँ पर न्यायालय आदेश देगा कि उसको छोड़ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद है सब सेक्शन 2, निर्णीय ऋणी को इस धारा के अधीन निरोध से छोड़े जाने के कारण अपने ऋण से उन्मोचित नहीं हो जाएगा, किंतु उसी डिक्री के निष्पादन में पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अर्थात उसे छोड़ा तो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होगा कि जो अपने ऋण से उन्मोचित नहीं होगा, इसको ऋण चुकाना होगा, लेकिन उस डिक्री के निष्पादन में पुनः गिरफ्तार उसे नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक बार किसी डिक्री के निष्पादन में सिर्फ एक बार गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उसके बाद है सेक्शन 59, ये बताता है आपका रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। रुग्णता का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, ठीक है ना, जो निर्णय ऋणी था उसको कुछ बीमारी हो गई है, तो वहाँ पर भी उसको छोड़ा जा सकता है। अर्थात उसको यदि मान ले 2 महीने की सज़ा हुई है, सिविल कारागार में डाला गया, उससे पहले भी उसको छोड़ा जा सकता है। कब? रुग्णता के आधार पर, अर्थात किसी बीमारी के कारण। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यायालय निर्णय ऋणी की गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के पश्चात किसी भी समय उसकी गंभीर रुग्णता के आधार पर उसे वारंट रद्द कर सकेगा। अर्थात यदि मान लीजिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया, ठीक है ना, तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। कब? जब उसको किसी गंभीर बीमारी हो जाए, ठीक है ना, निर्णय ऋणी को। उसके बाद है दूसरा, यदि निर्णय ऋणी गिरफ्तार किया जा चुका है, यहाँ पर क्या था, गिरफ्तार नहीं किया गया था, गिरफ्तारी का सिर्फ वारंट जारी किया गया था, तो वहाँ पर रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको गंभीर बीमारी हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो निर्णय ऋणी है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, वहाँ पर न्यायालय की राय है कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, अर्थात न्यायालय ऐसा मानता है कि उसका जो स्वास्थ्य था वो बिल्कुल खराब है, ठीक नहीं है, तो उसे क्या करेगा? सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाए तो वो उसे छोड़ सकेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड पॉइंट कुल मिला के बात यह है कि उसे यदि गिरफ्तार किया जा चुका है और न्यायालय का मानना है कि उसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है, तो वहाँ से सिविल कारागार से छोड़ देगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, यदि निर्णय ऋणी को सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया गया है तो उसको वहाँ से राज्य सरकार की किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग के आधार पर छोड़ सकेगी। अब यहाँ पे किसको पावर है? यहाँ पर राज्य सरकार को पावर है कि यदि कोई संक्रामक बीमारी हो गई है उसको, कि एक से दूसरे में फैल सकता है, ठीक है ना, कोई सांसर्गिक बीमारी हो गई, तो उसके आधार पर राज्य सरकार क्या कर सकती है? छोड़ने का आदेश दे सकती है। उसके बाद है सुपुर्द करने वाला न्यायालय या उसका वरिष्ठ न्यायालय उस निर्णय ऋणी को किसी गंभीर रुग्णता के आधार पर छोड़ सकेगा। अर्थात जिस न्यायालय ने उसको सुपुर्द किया है, ठीक है ना, उसको भेजा है किसी अन्य न्यायालय में, या फिर उसका जो कोई वरिष्ठ न्यायालय है, जो अपर न्यायालय है, वो क्या कर सकता है? उसको छोड़ सकता है। किसके कारण? गंभीर रुग्णता के आधार पर। तो ये है आपका। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य सरकार को पावर है, यहाँ पे क्या है, सुपुर्द करने वाले न्यायालय या फिर उसका वरिष्ठ न्यायालय जो भी होगा उसको पावर है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, इस धारा के अधीन छोड़ा गया निर्णय ऋणी पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है। अर्थात इस सेक्शन 59 के अधीन यदि कोई बीमारी के कारण उसको छोड़ा गया था, उसको क्या किया जा सकता है? पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु सिविल कारागार में उसके निरोध की अवधि धारा 58 में विहित अवधि से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर जो 58 में हमने पढ़ा उसकी अवधि से अधिक नहीं होगी। तो जो सेक्शन 58 था उससे हमने क्या पढ़ा था? यदि 5000 से अधिक धनराशि के लिए, ठीक है ना, धन के संदाय के लिए डिक्री है, तो वहाँ पर कितना कारावास होगा? 3 माह तक का। यदि 2000 से कहाँ तक? 5000 तक होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर सिर्फ 6 हफ्ते। यदि 2000 से भी कम के धन के संदाय के लिए डिक्री है तो वहाँ पर भी एक ही कारावास नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।